पुतिन ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो सबको लगा रूस आसानी से जीत जाएगा, क्योंकि उसकी ताकतवर सेना यूक्रेन के सामने थी। लेकिन 4 साल बाद अब सब लोग थोड़े बेवकूफ नजर आ रहे हैं। रूस जीत नहीं रहा है। पुतिन यह जंग पहले ही हार चुके हैं, क्योंकि 2 कारणों ने रूस की संभावनाएं खत्म कर दी है। यूक्रेन की रणनीति उनमें से एक है। उसने कुछ ऐसा किया है जो पहले कभी नहीं हुआ, खासकर 2025 और 2026 में, जिसने पूरे खेल को बदल दिया है। एक और चीज थी जिसने पुतिन को जंग शुरू करने से पहले ही हारने पर मजबूर कर दिया। एक बड़ा खुलासा हुआ है जिससे पता चलता है कि पुतिन यूक्रेन में क्यों असफल हुए। उस बड़े खुलासे से पहले युद्ध की वर्तमान स्थिति और यूक्रेन ने यह स्थिति कैसे पैदा की, इस पर चर्चा करें। फिलहाल पुतिन के युद्ध में बढ़त यूक्रेन के पास है। जमीन पर हालात देखकर यह साफ है। हालांकि डोनबास को पंगु बनाने और रूस को वार्ता की मेज पर अपनी मनचाही बात मनवाने की स्थिति में लाने के लिए बड़ा वसंत हमला शुरू हुआ, लेकिन यूक्रेन ही जमीन पर आगे बढ़ रहा है। युद्ध अध्ययन संस्थान के अनुसार मई में रूस ने यूक्रेन से लगभग 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र छीन लिया, जो कि एक निर्णायक हमले के लिए बहुत ही मामूली उपलब्धि है। रूस के लिए स्थिति और खराब हो गई, क्योंकि उसी महीने यूक्रेन ने 280 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आजाद कर लिया। ऐसा ही कुछ अप्रैल में भी हुआ था, जब रूस ने 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया, लेकिन 116 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र खो दिया। हम 2026 में वास्तविक समय में एक बदलाव देख रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि रूस अपनी अभियान की शुरुआती कुछ हफ्तों से ही अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। इसे जरा परिप्रेक्ष्य में देखिए। फरवरी 2022 में यूक्रेन को पंगु कर देने वाला अभियान रूस सिर्फ इतना ही कर सका। रूस ने यूक्रेन के 27% इलाके पर कब्जा किया था, लेकिन यूक्रेन की मजबूत रक्षा से नवंबर 2022 तक रूस सिर्फ 18% क्षेत्र पर ही रह गया। ऐसा लगता है जैसे पुतिन को यह गलत जानकारी दी गई थी कि यूक्रेन को हराना कितना आसान होगा। कितना अजीब है। नवंबर 2022 से रूस ने लगभग 4 खूनी साल सिर्फ यूक्रेन का 1.5% और हासिल करने में बिता दिए हैं, और इस दौरान भारी मात्रा में खून बहाया है। यूक्रेन के वित्त मंत्रालय के अनुसार रूस को अब तक 13.8 लाख से ज्यादा हताहत हुए हैं। पुतिन की यूक्रेन की चाहत और रूस से उसने जो कुर्बानियां जबरन दिलवाई है, वे कम जन्म दर और अधिक मृत्यु दर के साथ मिलकर असर डाल रही है। यहाँ तक कि भूगोल संबंधी रिपोर्टों के मुताबिक अनुमान है कि 2050 तक रूस की आबादी हर साल करीब 3 लाख लोगों से घटेगी, और ये सब नवंबर 2022 से लॉस एंजलिस काउंटी जितना क्षेत्र पाने के लिए हुआ है। कुछ तो गड़बड़ है। रूस इतनी बुरी तरह कैसे असफल हो गया, जबकि उसके पास अब भी स्पष्ट जनशक्ति की बढ़त है और इतना सैन्य सामान है कि यूक्रेन को तो शुरुआत भी नहीं कर पाना चाहिए था। इसका जवाब 2 बातों में छुपा है। यूक्रेन की शानदार रणनीति और एक बड़ा खुलासा, जिससे पता चलता है कि पुतिन को असल में क्या हो रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है, और युद्ध की शुरुआत से ही नहीं थी। चलिए रणनीति से शुरू करते हैं। 2025 से यूक्रेन ने रूस से लड़ाई का तरीका बदला है। युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन ने जमीनी मोर्चे पर रूस की बराबरी करके उसे पछाड़ने की कोशिश की। जब यूक्रेन किसी क्षेत्र को मुक्त करना चाहता था तो वह जमीनी हमले शुरू करके ऐसा करता था, जैसा कि हमने 2023 की गर्मियों में देखा, जब यूक्रेन ने एक बड़ा जवाबी हमला शुरू किया था, जो आखिरकार अपने लक्ष्य हासिल करने में असफल रहा। यह तरीका पुतिन के पक्ष में गया, भले ही रूस ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। वह चाहता था यूक्रेन अपनी सेना रूस की बड़ी सेना से टकराकर खुद ही खत्म कर दे। निसंदेह कई रूसी और यूक्रेनी मारे जाएंगे, जिससे क्षरण के युद्ध में रूस आगे बढ़ेगा। तो यूक्रेन ने रणनीति बदल ली। 2025 से देश का ध्यान जमीनी हमलों से हटकर एक असमित रणनीति पर केंद्रित हो गया, जिसका उद्देश्य 2 बातें थी: रूसी अर्थव्यवस्था को पंगु बनाना और 2026 में पहुंचते पहुंचते नई पीढ़ी के ड्रोन से कब्जे वाले क्षेत्रों में रूसी पिछले ठिकानों को तोड़ना। आर्थिक मोर्चे पर लंबी दूरी के हमले जो रूस के अंदर इतनी गहराई तक पहुंचते हैं जितना पुतिन ने कभी सोचा भी नहीं था, रूस की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। ये सैन्य हमलों जैसे प्रतिबंध जो यूक्रेन
और उसके सहयोगियों द्वारा रूस पर लगाए गए 26,655 पारंपरिक प्रतिबंधों के साथ साथ चलते हैं, रूस की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। 2025 में यूक्रेन ने इस रणनीति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता दिखाई। द इकोनॉमिस्ट के पास आंकड़े हैं। इसके अनुसार यूक्रेन ने 2022 से लेकर 2024 के अंत तक अपनी सीमाओं से कम 100 किलोमीटर दूर 335 हमले किए। 2025 में ये संख्या 658 हो गई, यानी यूक्रेन ने एक साल में पिछले 3 वर्षों से लगभग दोगुना किया। अगर यूक्रेन 2026 तक मौजूदा गति से आगे बढ़ता है तो वह रूस पर 800 से ज्यादा गहराई तक किए गए हमले कर चुका होगा, जिनमें कई तेल और गैस सुविधाएं शामिल हैं, जिन पर रूस पुतिन की युद्ध मशीन तक पैसा पहुंचाने के लिए निर्भर करता है। और यही असली कुंजी है। ऊर्जा की आपूर्ति कटने पर रूस की अर्थव्यवस्था संघर्ष करती है। यूक्रेन की इस असममित रणनीति के इस पहलू का प्रभाव खासकर 2026 में काफी स्पष्ट रहा है। 12 मई को मॉस्को टाइम्स ने बताया कि रूस को यूक्रेन के हमलों से ऊर्जा क्षेत्र प्रभावित होने के कारण जीडीपी वृद्धि का अनुमान 1.3% से घटाकर 0.4% करना पड़ा। रूस की अर्थव्यवस्था 2023 की पहली तिमाही में भी 0.3% सिकुड़ गई, जो युद्धकालीन अर्थव्यवस्था में बदलने से युद्ध के शुरुआती वर्षों में रूस को मिली वृद्धि के मुकाबले एक तेज बदलाव है। रूस की आर्थिक परेशानियों के लिए यूक्रेन को काफी हद तक श्रेय दिया जा सकता है, और कुछ लोग पहले ही ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि रूस अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्प्राप्ति की संभावनाओं के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। कील इंस्टीट्यूट के अनुसार रूस की युद्धकालीन अर्थव्यवस्था अपनी सीमा पर है, क्योंकि अप्रैल में रूस के लिक्विड संप्रभु संपत्ति कोष की संपत्तियां 1.8% जीडीपी रह गई, जबकि आक्रमण की शुरुआत में 6.5% थी। 2026 की पहली तिमाही में तेल और गैस से होने वाली आय भी अचानक गिर गई, जो साल दर साल 45% कम हो गई। ये यूक्रेन की वजह से हुआ है। रूस की रिफाइनरियां और टर्मिनल जलने पर तेल गैस बेचना मुश्किल हो जाता है। ये 2026 की आर्थिक समस्याएं तो बस शुरुआत है। पुतिन के सामने सच्चाई ये है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस की अर्थव्यवस्था कभी मजबूत नहीं रही, भले ही उसने विकास का दावा किया हो। क्रेमलिन का कहना है कि 2020-2024 के बीच रूस की जीडीपी करीब 13% बढ़ी, इससे पहले कि यूक्रेन की गहरे हमलों की रणनीति असर दिखाने लगी। शायद ये झूठ था, और पुतिन के करीबी घेरे में ऐसे कई झूठ चल रहे हैं। स्वीडन की विदेश मंत्री मारिया माल्मर स्टेनरगार्ड के मुताबिक रूस के रात्रिकालीन प्रकाश सूचकांक के विश्लेषण से पता चलता है कि इस दौरान उसकी जीडीपी 8% घट गई। ये मापने का एक दिलचस्प तरीका है, लेकिन इसका पहले भी इस्तेमाल हो चुका है। S&P ग्लोबल के अनुसार रात की रोशनी कई वजहों से अहम आर्थिक संकेतक है। शायद रूस के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दिखाते हैं कि सप्लाई चेन और इंडस्ट्री के केंद्र वास्तव में कितने सक्रिय हैं। अगर लाइट्स नहीं जल रही है तो कोई पैसा नहीं कमा रहा, खासकर इतना नहीं जितना रूस ने दावा किया। इस संदर्भ में हम देखते हैं कि यूक्रेन की रणनीति का डीप स्ट्राइक पहलू रूस के लिए जरूरी नहीं कि कोई नई समस्या पैदा करता हो। ये उस समस्या पर आधारित है जो आक्रमण शुरू होने के बाद से मौजूद है, और जैसे जैसे ज्यादा तेल जल रहा है ये समस्या और भी खराब होती जा रही है। रूस ने महंगाई के आंकड़ों में भी झूठ बोला। 2024 में उसने 10% महंगाई का दावा किया था। ये बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से रूस के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरें बढ़ाकर 21% कर दी, जो किसी भी व्यक्ति या व्यवसाय के लिए जिसे कर्ज की जरूरत है बहुत नुकसानदायक है। लेकिन 2026 के मध्य तक रूस हालात को संभालता हुआ नजर आने लगा। क्रेमलिन ने दावा किया कि महंगाई 5.2% तक आ गई थी। हालांकि स्वीडिश सैन्य खुफिया एजेंसी का कहना है कि ऐसा नहीं है। उनका दावा है कि रूस में महंगाई दर 15% के करीब है, जिससे रूस की पहले से ही कमजोर हो चुकी सैन्य खर्च करने की क्षमता और भी कमजोर हो गई है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से होर्मुज जलडमरू मध्य की बंदी भी रूस को खास मदद नहीं दे पाई। तेल की कीमतें भले ही बढ़ गई हो, लेकिन यूक्रेन का गहरे हमलों का अभियान इतना बढ़ गया है
कि अब वह उन टर्मिनलों को भी निशाना बना सकता है जिनका इस्तेमाल रूस अपने तेल के निर्यात के लिए करता है और अक्सर कई बार हमला करके उन्हें पूरी तरह बंद कर देता है। हमने इसका एक उदाहरण 14 जून को देखा, जब यूक्रेन ने पुष्टि की कि उसने एक बार फिर तुआप्से टर्मिनल को निशाना बनाया, जहां से रूस की समुद्री तेल बिक्री का 20% होता है। हम रूस की आर्थिक तकलीफ देख सकते हैं। यूक्रेन का असम्मित रणनीति अपनाना और गहरे हमलों पर जोर देना ही वो वजह है जिससे रूस को आज इतनी सारी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर वे ये चुनौतियां पैदा भी नहीं कर रहे तो यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन पहले से मौजूद समस्याओं को और बढ़ा देते हैं। तर्क बिल्कुल साफ और समझने में आसान है। रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाओ और उसकी युद्ध मशीनरी को कमजोर कर दो। लेकिन ये चतुर रणनीति सिर्फ इतनी ही नहीं है। रूस पर लगातार हवाई हमले हो रहे हैं, वहीं यूक्रेन अब अपनी रणनीति के दूसरे हिस्से को लागू कर रहा है जो कब्जे वाले इलाकों पर केंद्रित है। इन दोनों रणनीतियों के मिलकर इस्तेमाल करने से ही रूस युद्ध हार जाएगा। ध्यान रखें, वही सनसनीखेज खुलासा था जिसने शुरू से पुतिन को बैकफुट पर डाला। वह सनसनीखेज खुलासा यूक्रेन युद्ध पर हमारी सोच बदल देता है। इससे पहले याद दिला दूं कि आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। अगर आपको इस चैनल से महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है तो सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी कोई वीडियो मिस न करें। पहले बताया था कि यूक्रेन ने रूस की सेनाओं के खिलाफ जमीनी अभियान से दूरी बनाई है। हालांकि हमने आपको यह भी बताया था कि अप्रैल और मई में यूक्रेन ने क्षेत्रीय बढ़त के मामले में रूस पर बढ़त हासिल की है। अगर यूक्रेन उस क्षेत्र को वापस लेने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों की कुर्बानी नहीं दे रहा है तो ये कैसे हो रहा है? 2 शब्दों में कहे तो मध्यम दूरी के हमले। 2026 में यूक्रेन ने रूस के भीतर गहन डीप स्ट्राइक और मध्यम दूरी के हमलों की मुहिम चलाए जो नई पीढ़ी के ड्रोन से संभव हुए। इससे यूक्रेन को कब्जे वाले क्षेत्रों में रूसी पीछे के इलाकों पर हमला करने की क्षमता मिली। यूक्रेन ने साल का अधिकांश समय इन ड्रोन का इस्तेमाल करके लगभग 50 से 200 किलोमीटर की दूरी पर रूसी ठिकानों पर हमला करने में बिताया है। सिर्फ मई महीने में ही राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के अनुसार यूक्रेन ने लगभग 2000 ऐसे हमले किए। ये अभियान कमांड पोस्ट, एयर डिफेंस और मोर्चे के पीछे के सैनिक जमावड़ों को पंगु करता है और रसद नाकेबंदी कार्यक्रम के तहत, जिसे यूक्रेन ने आधिकारिक तौर पर मई के अंत में घोषित किया था और जो इस मध्यम दूरी के हमलों की मुहिम पर आधारित है, यूक्रेन ने रूसी सप्लाई वाहनों और ईंधन ट्रकों की रिकॉर्ड संख्या को भी नष्ट किया है जो सभी कब्जे वाले क्षेत्रों में सैनिकों को लॉजिस्टिकल सपोर्ट देने के लिए यात्रा करते हैं। मई में यूक्रेन की रक्षा सेनाओं ने 8612 रूसी वाहन और ईंधन टैंक मिड रेंज हमलों समेत नष्ट किए। क्रीमिया जाने वाले हाईवे लगातार हमलों का शिकार हैं। ये सब मिलकर रूस के लिए भयावह स्थिति बनाता है। आवश्यक स्थानों पर आपूर्ति नहीं पहुंचने से यूक्रेन को जवाबी हमले के अवसर मिल रहे हैं। युद्ध के शुरुआती वर्षों में जो बड़े जमीनी हमले आम थे, उनकी बजाय अब यूक्रेन रूस को पीछे से कमजोर करता है और फिर जमीन पर त्वरित ऑपरेशन शुरू करता है, जिससे वे रूसी सैनिकों के अलग थलग पड़े समूहों को खत्म कर देते हैं जो चुराए गए इलाकों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे यूक्रेन की घातक रक्षा प्रणाली के साथ जोड़े तो आपको ऐसे नतीजे मिलते हैं जैसे कि लगातार 2 महीने तक यूक्रेन का रूस पर क्षेत्रीय बढ़त बनाए रखना। रूस के खिलाफ यूक्रेन की रणनीति में दूरी ही सब कुछ है और यही एक चीज थी जिसकी उम्मीद पुतिन ने कभी नहीं की थी कि यूक्रेन के पास होगी। 2026 में यूक्रेन के लंबी दूरी के हमले 2022 से 2.5 गुना ज्यादा दूर तक पहुंचते हैं। अप्रैल में यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इसका मतलब है कि वे लगातार 1750 किलोमीटर तक की दूरी पर रूसी लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और यही वजह है कि रूस इतनी जमीन खो रहा है और मोर्चे पर इतनी बुरी तरह शर्मिंदा हो रहा है। इसके अलावा ये हमले ही यूक्रेन की सारी गतिविधि नहीं है। रूसी सैनिकों को अब भी मोर्चे पर खत्म करना जरूरी है और इसी के लिए यूक्रेन के FPV ड्रोन से भरे हुए मारक क्षेत्र बनाए गए हैं। कम दूरी के टूही और स्ट्राइड ड्रोन मोर्चे से 30 किमी आगे तक गश्त कर रूसी सैनिकों और उपकरणों की तलाश करते हैं जो हमला शुरू करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह तबाही का नुस्खा है। रूसी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने की एक चुटकी ले, पीछे के हिस्से को नष्ट करने वाले मध्यम दूरी के हमलों की एक चुटकी मिलाए और मोर्चे पर और उसके आसपास सैनिकों पर FPV ड्रोन हमलों की एक भारी मात्रा जोड़े तो आपको एक ऐसा युद्ध मिलता है जिसे पुतिन हार रहे हैं।
लेकिन हमने तो शुरू से ही कहा था कि पुतिन ने यह युद्ध हार दिया है। 2026 में जो हम देख रहे हैं वह 1 साल लंबी यूक्रेनी रणनीति का चरम है। लेकिन उस सनसनीखेज खुलासे की बात बाकी है जिसका हमने जिक्र किया, और वह धमाकेदार खुलासा हमें दिखाता है कि रूस के राष्ट्रपति ने शुरुआत से ही युद्ध हार दिया था, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे किस चीज में कदम रख रहे हैं। हम और इंतजार नहीं कराएंगे। पुतिन से रूस से जुड़ी लगभग हर बात के बारे में सालों से झूठ बोला जाता रहा है। ये हमेशा अजीब लगता था कि पुतिन ने जब अपना आक्रमण शुरू किया तो वे यूक्रेन को इतनी बुरी तरह से कम आंकने में कैसे कामयाब हो गए। यूक्रेन की शुरुआती रक्षा ने रूस को हैरान किया और अमेरिकी यूरोपीय अधिकारियों ने कहा कि पुतिन को शुरू से ही यूक्रेन की सेना की असली ताकत के बारे में गुमराह किया गया था। अधिकारियों को नहीं पता था कि वे कितने सही थे। 15 जून को यूनाइटेड 24 मीडिया और मॉस्को टाइम्स ने बताया कि पुतिन एक वैकल्पिक वास्तविकता में है जो रूसी राज्य टीवी उन्हें दिखाता है। पूर्व रूसी प्रचारक दिमित्री स्कोरोबुतोव के मुताबिक रूस के सरकारी टीवी चैनल 2011 से पुतिन के लिए अलग ऑफ एयर समाचार प्रसारण कर रहे हैं, जो खासतौर पर पुतिन को खुश करने के लिए बनाए जाते हैं। ये प्रसारण रूसी जनता भी नहीं देखती। इन्हें सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि पुतिन को सिर्फ अच्छी खबरें दिखाई दे, चाहे वो असल में हो या नहीं, और वो पूरी तरह से बुरी खबरों से बच जाएं, जो शायद उन्हें ये अंदाजा दे सकती हैं कि यूक्रेन पर उनके हमले की असली स्थिति क्या है। स्कोरोबुतोव को ये कैसे पता? वह रूसिया 1 के वेस्टी कार्यक्रम के पूर्व प्रधान संपादक हैं, तो वे सीधे तौर पर पुतिन तक वह सब पहुंचाने के जिम्मेदार थे जिसे हम बिना किसी विडंबना के फेक न्यूज कह सकते हैं। ये ऐसे काम करता था। स्कोरोबुतोव उस प्रोजेक्ट के बारे में कहते हैं जिसका कोड नाम मुख्य दर्शक था। मान लीजिए एक सामान्य वेस्टी एपिसोड रात 8 बजे प्रसारित हुआ और प्रोडक्शन क्रू वहीं रुका। हमें बताया जाता था कि प्रसारण में कौन सी खबरें शामिल करनी हैं, क्या जोड़ना है, कहाँ बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना है और क्या हटाना है, ताकि पुतिन को आज के खूबसूरत रूस की आदर्श तस्वीर दिखाई जा सके। दूसरे शब्दों में कि वह कितने अच्छे राष्ट्रपति हैं। पूर्व प्रचारक कहते हैं कि पुतिन सालों से हकीकत से अलग है और अचानक यूक्रेन युद्ध की बहुत सी बातें समझ में आने लगती है। अगर यह कार्यक्रम चल रहा है तो पुतिन ने यूक्रेन में रूस की असफलताओं या परेशान करने वाली खबरें नहीं देखी है, वो भी युद्ध शुरू होने से पहले से। ये झूठी खबरें सिर्फ पुतिन के लिए बने खास समाचार कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है। 29 मई को यूक्रेन की नई आवाज ने रिपोर्ट किया कि पुतिन के सैन्य कमांडर रूस की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए झूठे नक्शे दे रहे हैं ताकि जमीन खोने और हमले की धीमी गति छुपाई जा सके। रूस के प्रभुत्व को लेकर पुतिन का अवांछित आत्मविश्वास अब एक बिल्कुल अलग रोशनी में देखा जा रहा है। डोनबास पर सितंबर तक कब्जे की मांगे शायद घमंड से नहीं बल्कि इस वजह से हैं कि उन्हें सचमुच अंदाजा ही नहीं है कि वहां रूस की हालत कितनी खराब है। 2025 के अंत में पुतिन ने पोक्रोव्स्क और वोचांस्क पर कब्जे की घोषणा की, जबकि दोनों शहर नहीं गिरे थे। संभव है कमांडरों ने उन्हें रूसी सैनिकों की सफलता की सूचना दी हो। 13 जून को पुतिन ने कहा कि रूसी सैनिक यूक्रेन के ड्रोन के कारण सिर नहीं उठा सकते, जैसे ये नई बात हो, जबकि ये तो सालों से सच है। क्या यह जानकारी पुतिन के चारों ओर बुने गए झूठ के जाल से निकलकर उनके पास पहुंची है, जिससे उन्हें अब जाकर पता चला है कि ड्रोन यूक्रेन में एक समस्या हो सकते हैं? हम नहीं कह सकते, लेकिन अब पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति सालों से यूक्रेन, रूस आदि की हकीकत को लेकर झूठी तस्वीर के साथ काम कर रहे हैं। अब रूस के कमांडर और प्रचारक यूक्रेन की घटनाएं नहीं छुपा पा रहे, तो पुतिन को सच्चाई की झलक मिल सकती है। रूस की हार पहले से तय थी, अब यूक्रेन उसे और बढ़ा रहा है। इससे पुतिन डरे और हताश हो गए। पुतिन शायद समझ जाए कि रूस यूक्रेन युद्ध में कई मोर्चों पर हार रहा है। गलत मत समझिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो अब खतरनाक नहीं है, बल्कि यह समझ उसे और भी अस्थिर बना सकती है, क्योंकि वह अपने शुरू किए गए युद्ध को यूक्रेन की सीमाओं से बाहर और यूरोपीय नाटो क्षेत्र तक फैलाने की कोशिश कर सकता है। ये सारी बेइज्जती व्लादिमीर पुतिन के लिए शायद बर्दाश्त से बाहर हो सकती है, जिसका मतलब है कि वो शांति को ठुकरा देंगे और हार मानने के बजाय
आखिरी दम तक लड़ने की कोशिश करेंगे, बजाय इसके कि वो ये स्वीकार करे कि उनकी हार यूक्रेन की प्रतिभा, उनकी खुद की अक्षमता और उन हाँ में हाँ मिलाने वालों की झूठी बातों की वजह से हुई, जो उन्हें 1 दशक से भी ज्यादा समय से सुनाई जा रही थी। हालांकि ये खतरा हताशा से आता है और इसका मतलब है कि ये ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। जैसे जैसे रूस की समस्याएं गहराती जाएंगी, यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगियों के पास और अधिक प्रतिबंधों और ज्यादा समर्थन के जरिए रूस पर दबाव बढ़ाने के मौके होंगे, जिससे रूसी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा नुकसान होगा और युद्ध के मैदान पर यूक्रेन को और भी बेहतर नतीजे मिलेंगे। रूस को हो रहे नुकसान और कमजोर स्वयंसेवक भर्ती पुतिन को लामबंदी के करीब ला रहे हैं, जो बहुत अलोकप्रिय कदम होगा और शायद इसी कारण लोग उनसे मुंह मोड़ सकते हैं। अगर पुतिन इससे बचने की कोशिश करते हैं तो या तो उन्हें रूस की सैन्य गतिविधियों को कम करना पड़ेगा, जो उनके पहले से ही लड़खड़ाते आक्रमण का अंत होगा, या फिर उस अर्थव्यवस्था पर और ज्यादा बोझ डालना पड़ेगा जिसे वह पहले ही बर्बाद कर चुके हैं, जिससे उनके लोगों के लिए और भी ज्यादा मुश्किलें और तकलीफें पैदा होंगी। पुतिन के पास विकल्प खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन जो जुनून उन्हें आगे बढ़ा रहा है उसका मतलब है कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। पुतिन को अब पहले से ज्यादा यूक्रेन चाहिए। उन्होंने वादा किया था कि रूस कुछ ही दिनों में यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। वे गलत थे। 4 साल से रूस को दुनिया के सामने अपमानित और पराजित किया गया है। अब यूक्रेन के पास रूस को हमेशा हराने की बेहतरीन रणनीति है। अब रोलर का रुख पलट गया है। अब पुतिन और रूस भी उसी रास्ते पर है और कुचले जाने की प्रतीक्षा में है। और एक शांति समझौते पर बातचीत करने के अलावा, जो रूस को कुछ भी नहीं देता, जो पुतिन ने वादा किया था, रूस के राष्ट्रपति के पास इस युद्ध से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जिसे उन्होंने अपनी आक्रमण की शुरुआत से ही अनजाने में हार दिया था। जहां तक यूक्रेन की बात है, वह अपनी रणनीति को लगातार तेज कर रहा है, जिससे रूस पहले से कहीं ज्यादा हताश हो गया है। हमने लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन प्रोग्राम बताया था। यूक्रेन ने आर्मियांस्क ब्रिज ट्रैप लगाकर कुछ मिनटों में 50 रूसी वाहन तबाह कर दिए। तब प्रोग्राम का असली मतलब समझ आया। हमारे वीडियो से जाने मिड रेंज स्ट्राइक कैंपेन का असली मतलब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप द मिलिट्री शो के आने वाले वीडियो भी देख सके। और देखने के लिए धन्यवाद।